दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने सब्जेक्ट हिस्ट्री को ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमारा दोस्तों सब्जेक्ट चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, और जिसमें दोस्तों हम लोग का टॉपिक चल रहा था विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। ठीक है दोस्तों, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका में हम लोगों ने दोस्तों 2016 तक के प्रश्न को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे जो 2015 में हमारे विधायिका से पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन दोस्तों हमारा 2016 में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया उसको एक बार और हम रिपीट करेंगे, फिर आगे 2015 के प्रश्नों को हम देखेंगे। सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 2016 में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया, उसके बाद हम 2015 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि राष्ट्रहित में भारत की संसद क्या है। कह रहा है कि राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। ठीक है, फिर से ध्यानपूर्वक देखिए। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन डी सही आंसर मार्क करेंगे। राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। तो राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने का अधिकार 1 वर्ष के लिए उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प से संसद को प्रदान कर सकती है। क्या है, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने का अधिकार 1 वर्ष के लिए उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प से संसद को प्रदान कर सकती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 2015 के प्रश्नों की तरफ। देखेंगे 2015 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है लेजिस्लेचर, उससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए हैं 2015 में। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा 2015 में पूछा गया है दोस्तों। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। क्या है, राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा, क्या देखिए यहाँ कि राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। क्या है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। और तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें जो सही पॉइंट दिए गए हैं वह है केवल फर्स्ट और सेकंड, बाकी थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, क्या यहाँ देखिएगा कि राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। क्या है, राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल राइट दिया गया है। और जो तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, यह पॉइंट हमारा गलत है दोस्तों। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पर दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पर लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा होती है। अनुच्छेद 112 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। अतः कथा 3 हमारा दोस्तों असत्य दिया गया है, जबकि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे बिल्कुल राइट दिए गए हैं दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारे सही दिए गए हैं, जबकि दोस्तों हमारा जो थर्ड पॉइंट है वह दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी केवल 1 और 2, और तीसरे का व्याख्या हम यहाँ देख लेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट की जो व्याख्या दी गई है क्या कह रही है। यहाँ देखिए कह रहा दोस्तों कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पर लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा होती है।
अनुच्छेद 112 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अतः कथा 3 हमारा इसीलिए दोस्तों असत्य है, जबकि पहला और दूसरा पॉइंट सही दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही है, बाकी के हमारे थर्ड पॉइंट गलत दिए गए थे, जिसकी हम लोगों ने व्याख्या देख ली है। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। 2015 में पूछा गया दूसरा प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। क्या है? भारत के किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। क्या है? किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड, हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। कह रहा दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(1) के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। अतः हमारा कथन इसीलिए गलत है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है पहला पॉइंट दोस्तों कि भारत के किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। यह पॉइंट हमारा गलत है। क्यों? इसका व्याख्या देखिए नीचे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(1) के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। इसीलिए हमारा कथन एक गलत है। तो याद रखिएगा दूसरी पॉइंट की व्याख्या हम देखेंगे कि दूसरी पॉइंट की व्याख्या हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है हमारा कि राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित नहीं करता है, बल्कि अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद के सदस्य अपने में से सभापति एवं उपसभापति को चुनते हैं। इसीलिए हमारा कथन 2 भी दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित नहीं करता है, बल्कि अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद के सदस्य अपने में से सभापति एवं उपसभापति को चुनते हैं। अतः कथन 2 हमारा गलत है। इसीलिए हम लोगों ने दोस्तों विकल्प सी यानी कि ना तो एक ही और ना ही 2 को मार्क किया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारा जो 2015 में पूछा गया तीसरा प्रश्न है दोस्तों, और हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार क्या है? भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, फिर देखिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि दोस्तों इसका सही आंसर होगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि दोस्तों हमारा जो मंत्रिपरिषद है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोस्तों किसके प्रति? हमारे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों क्योंकि हमारी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी यानी कि हमारा आंसर डी जो होगा वह बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिए, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी की परीक्षाओं में प्रश्न नहीं लेकिन फैक्ट जरूर रिपीट करते हैं दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे फैक्ट जो प्रश्न से संबंधित हैं उसको आप लोग देखते चलें। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए देखिए दोस्तों, जो कि 2015 में पूछा गया हमारा चौथा प्रश्न है उसको देखेंगे। टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा लेजिस्लेचर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि संघ की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों? विचार कीजिए। क्या है? कह रहा है संघ की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों कह रहा है पहला पॉइंट कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए क्या है दोस्तों? उत्तरदायी है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए क्या है दोस्तों? उत्तरदायी है। ठीक है,
चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि भारत की संसद के प्राधिकरण यानी कि ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है। क्या है? भारत की संसद के प्राधिकरण यानी कि ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि लोकलेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों यानी कि डिसबर्समेंट के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर देखिए कह रहा है संघ की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। याद रखिए दोस्तों कि वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करता है, ना कि राजस्व विभाग। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि वित्त मंत्रालय का आर्थिक जो कार्य विभाग है दोस्तों वह केंद्रीय बजट को तैयार करता है, ना कि हमारा राजस्व विभाग। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भारत की संचित निधि से धन तभी निकाला जा सकता है जब संसद की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि लोकलेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो इस पॉइंट को याद रखें दोस्तों क्या है कि हमारा लोकलेखा का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) में दिया गया है और लोकलेखा से किए जाने वाले सभी प्रकार के व्ययों के लिए सरकार स्वतंत्र होती है तथा इसके लिए संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। इसीलिए हमारा कथन 3 भी दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? वह है, हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल सेकंड हमारा ऑप्शन राइट है। ठीक है। इसकी व्याख्या एक बार देख लेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक की व्याख्या क्या दिया गया है। ठीक है। देखिएगा। चलिए देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करता है, ना कि राजस्व विभाग। इस पॉइंट को याद रखिए, डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग दोस्तों केंद्रीय बजट को तैयार करता है, ना कि राजस्व विभाग। ठीक है। फिर देखिए कि वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करता है, ना कि दोस्तों राजस्व विभाग। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए कथन 1 हमारा गलत है। दूसरा देखिए भारत की संचित निधि से धन तभी निकाला जा सकता है जब संसद की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। क्या है? भारत की संचित निधि से धन तभी निकाला जा सकता है जब दोस्तों संसद की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसीलिए हमारा कथन 2 सही है। तीसरा पॉइंट देखें कि लोकलेखा का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) में दिया गया है। क्या है? लोकलेखा का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) में दिया गया है और लोकलेखा से किए जाने वाले सभी प्रकार के व्ययों के लिए सरकार क्या होती है दोस्तों? स्वतंत्र होती है तथा इसके लिए संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। अतः कथन 3 हमारा गलत है। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 2015 में जो 5वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। देखेंगे हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न है। यहाँ देखें कह रहा है, देखें कह रहा है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है दोस्तों तो इसके किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। ठीक है। फिर देखिए जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ठीक है। फिर से देखिए कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो याद रखें दोस्तों उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और संयुक्त अधिवेशन दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में दिया गया है और संयुक्त अधिवेशन को दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो की जाती है वह दोस्तों की जाती है हमारे लोकसभा के क्या अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि लोकसभा के स्पीकर के द्वारा दोस्तों हमारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और प्रश्न दिया गया था कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता? तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों 2014 में जो पूछे गए विधायिका से संबंधित प्रश्न है उसको अब हम देखेंगे। यहां ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है। 2014 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है, यहां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों भारत में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की यहां बात की जा रही है दोस्तों। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। देखेंगे पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। फिर दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे क्या? वह है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट दोस्तों हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है। कह रहा है हमारा
यहाँ देखें क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे देखिए कि कथन एक सत्य है क्योंकि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का दोस्तों कोई उल्लेख नहीं है। क्या है, कह रहा है कि कथन एक सत्य है क्योंकि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार कथन दो भी दोस्तों सत्य है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही दोस्तों पूरा स्थापित किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को याद रखिए, इसीलिए दोस्तों हमारा पहला पॉइंट भी सही है और दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और सेकेंड दोनों। ठीक है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। और याद रखें, इसी प्रकार कथन दो भी सत्य है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल दोस्तों लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट सही हैं और सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया वह है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि हमारा 2014 में पूछा गया लेजिस्लेचर से संबंधित दूसरा प्रश्न जो है उसको हम देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ ध्यानपूर्वक देखते चलिए दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में प्रश्न तो नहीं लेकिन दोस्तों फैक्ट जरूर रिपीट करते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। ठीक है, चलिए देखेंगे 2014 में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है उसको देखेंगे क्या कह रहा है। यहां देखें, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, संसदीय समिति है। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो याद रखें दोस्तों, यानी कि सही आंसर मार्क करेंगे हम, वह है दोस्तों हमारी प्राक्कलन समिति, जिसे दोस्तों हम लोग एस्टिमेट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है दोस्तों। तो याद रखें प्राक्कलन समिति, यानी कि दोस्तों एस्टिमेट कमेटी की यहां बात कर रहा है। ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। इसकी छोटी सी व्याख्या देखिए, यहां पे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त समितियों में प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, संसदीय समिति है, क्योंकि इसमें टोटल दोस्तों 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 और याचिका समिति में दोनों सदनों की समितियों के सदस्यों को मिलाकर कुल 25 सदस्य, लोकसभा की याचिका समिति में 15 और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो याद रखिए दोस्तों प्राक्कलन समिति, जिसमें कुल मिला के दोस्तों क्या है, उपर्युक्त समितियों में प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, क्योंकि इसमें दोस्तों टोटल कितने सदस्य, 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 और याचिका समिति में दोस्तों दोनों सदनों की समितियों के सदस्यों को मिलाकर कुल 25 सदस्य, यानी कि लोकसभा की याचिका समिति में 15 और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बढ़ेंगे दोस्तों हम 2013 में जो हमारे विधायिका के टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक, 2013 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है इस टॉपिक यानी कि लेजिस्लेचर से, वह कह रहा है दोस्तों कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। फिर देखिए, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। तो याद रखें दोस्तों, सही आंसर इसका हम मार्क करेंगे वह है ऑप्शन ए, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, फिर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दोस्तों कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, फिर से देख लें, कह रहा है दोस्तों कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। तो याद रखें, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ दूसरा प्रश्न देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूरा स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूरा स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता। और दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है दोस्तों कि यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, ना तो एक ही ना तो दो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूरा स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि ऐसा संविधान संशोधन
कह रहा है यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, सही आंसर मार्क करेंगे, ना तो एक ही ना तो दो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चले। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, इसकी व्याख्या देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखिए क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है, पहला देखिए व्याख्या, कह रहा है दोस्तों कि संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, अतः कथन एक इसीलिए हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए कि जो दोस्तों हमारा संविधान संशोधन विधेयक होता है उसको हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि संविधान अनुच्छेद 368(2) के तहत यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाना आवश्यक है, ना कि सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। इसीलिए कथन 2 भी दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, फिर से देखें कि संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, अतः कथन 1 हमारा गलत है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संविधान अनुच्छेद 368(2) के तहत यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाना आवश्यक है दोस्तों, ना कि सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। इसीलिए दोनों पॉइंट हमारे गलत दिए गए थे और हम लोगों ने मार्क किया था दोस्तों आंसर ना तो एक ही ना तो दो, ऑप्शन डी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे यहां क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में क्या है दोस्तों निहित है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ देखें क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मंत्रिमंडल के सदस्य दोस्तों संसद के सदस्य होते हैं। क्या है, मंत्रिमंडल के सदस्य दोस्तों संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा गलत है दोस्तों और सही आंसर क्या हम मार्क करेंगे वह है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। तो याद रखें दोस्तों कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, यह पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर क्या दोस्तों बने रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए कि मंत्रिमंडल के सदस्य दोस्तों संसद के सदस्य होते हैं और दूसरा कह रहा है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर क्या दोस्तों बने रहते हैं। दोनों पॉइंट हमारे सही हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि राज्य का अध्यक्ष ही दोस्तों मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसकी व्याख्या दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए यह जरूरी होता है। क्या है, फिर देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक कह रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए यह जरूरी होता है कि वे लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन के सदस्य हों। क्या है, कह रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए यह जरूरी होता है कि वे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन के क्या हों दोस्तों सदस्य हों। ठीक है, फिर कह रहा है हालांकि मंत्री बनने वाला सदस्य 6 महीने तक किसी सदन की सदस्यता प्राप्त किए बगैर भी मंत्री बना रह सकता है। क्या है, हालांकि मंत्री बनने वाला सदस्य 6 महीने तक किसी सदन की सदस्यता प्राप्त किए बगैर भी मंत्री बना रह सकता है। और मंत्रिमंडल के सदस्य दोस्तों याद रखें कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह स्टेटमेंट बना के कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। इस पॉइंट को याद रखें कि मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि लोकसभा संसद का ही अंग है, अतः यदि विकल्प में लोकसभा नहीं है तो संसद वाला विकल्प भी दोस्तों सही माना जाएगा। जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है तथा राज्य का अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति होता है। यहाँ राज्य से तात्पर्य देश से है, अतः कथन 3 हमारा गलत है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और कह रहा है अनुच्छेद 75(3) की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। क्या है, अनुच्छेद 75(3) कह रहा है दोस्तों कि हमारा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। और 75(5) कहता है दोस्तों कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। दोनों पॉइंट याद रखिए कि अनुच्छेद 75(3) कहता है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगी उत्तरदायी
बढ़ाई होगी। ठीक है, अनुच्छेद 75(5) कहता है दोस्तों कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री क्या है दोस्तों, नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों लेजिस्लेचर। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न यहाँ क्या कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, तो याद रखें दोस्तों बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, तो याद रखें दोस्तों बिना किसी राज्य की सहमति से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों पांचवें नंबर प्रश्न की तरफ। यहां देखेंगे पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, यहां देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्या है दोस्तों, कह रहा है हमारा कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। क्या है, फिर देखिए पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, यह पॉइंट क्या है दोस्तों, गलत दिया गया है। दूसरा देखिए कह रहा है कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का दोस्तों कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी केवल सेकंड। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। और देखेंगे व्याख्या यहाँ पे। ठीक है, पहला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुच्छेद 89(1) के अनुसार दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या है, अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके तहत उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की सदस्यता संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, जबकि राज्यसभा के उपसभापति के लिए यह जरूरी होता है कि वह राज्यसभा का दोस्तों सदस्य हो। ठीक है, अनुच्छेद 89(2) में स्पष्ट किया गया है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति क्या दोस्तों चुनेगी। इसीलिए हमारा पहला पॉइंट दोस्तों गलत है। यहाँ क्या कह रहा था कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति क्या है उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए हमारा पॉइंट दोस्तों यह गलत है। हम लोगों ने व्याख्या देख लिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे जो हमारा छठवां नंबर प्रश्न है उसकी तरफ। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी केवल सेकंड। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है। छठवां प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों लोक लेखा की संसदीय समिति। ठीक है, क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है लोक लेखा की संसदीय समिति। पहला कह रहा है दोस्तों कि लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से क्या होती है, गठित होती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो इसमें सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे वह है ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति यानी कि दोस्तों हमारा जो संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके बारे में यहां बात किया जा रहा है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है, तो यह गलत है दोस्तों। लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है, यह हमारा गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है कि सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करती है। तो सही आंसर हम ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड मार्क करेंगे। लोकसभा के 15 सदस्यों और राज्यसभा के 22 सदस्यों से इस कमेटी को निर्माण किया जाता है, इस कमेटी का फॉर्म किया जाता है दोस्तों, ना कि लोकसभा के 25 सदस्यों से। याद रखें दोस्तों क्या दोस्तों हमारी इस कमेटी का जो फॉर्म होता है यानी कि यह कमेटी जो फॉर्म होती है वह दोस्तों हमारा लोकसभा के 15 और राज्यसभा के क्या है 7 सदस्यों से फॉर्म होती है, ना कि लोकसभा के 25 सदस्यों से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जबकि दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, बिल्कुल सही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तीसरा कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक
देखिए सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए दोस्तों। फैक्ट हमारे यूपीएससी की परीक्षाओं में रिपीट करते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ इसकी व्याख्या देखें दोस्तों ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है कि लोक लेखा समिति में अधिकतम दोस्तों कितने 22 सदस्य होते हैं, ना कि 25, जबकि प्रश्न में हमारा 25 सदस्य दिए गए थे, ठीक है। इसीलिए हमारा पहला पॉइंट गलत था। कह रहा है दोस्तों इन 22 सदस्यों में 15 सदस्य याद रखें दोस्तों लोकसभा तथा 7 सदस्य दोस्तों राज्यसभा से होते हैं। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि लोक लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में 15 सदस्य दोस्तों लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहां देखें कह रहा है वर्ष 1967 से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यह भी पॉइंट आप पब्लिक अकाउंट कमिटी से संबंधित याद रखें दोस्तों, परीक्षा में यह पूछा गया पॉइंट है कि वर्ष 1967 से दोस्तों लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। दूसरा पॉइंट देखें कि लोक लेखा समिति दोस्तों भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। क्या है? लोक लेखा समिति दोस्तों भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच भी इसके द्वारा की जाती है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 108, जबकि अटॉर्नी जनरल दोस्तों इसका प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। यानी कि दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान आर्टिकल 148 में और दोस्तों महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। इस पॉइंट को भी दोस्तों आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए 2012 में जो हमारे टॉपिक लेजिस्लेचर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। यहां देखें कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत